नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। मानसून सत्र का 20वां दिन, विपक्ष का वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर हंगामे के आसार। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी शामिल। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधा कृष्णन आज नामांकन करेंगे। विपक्ष के कैंडिडेट रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। मनीषा की मौत की सीबीआई जांच होगी। सीएम सैनी ने कहा, परिवार की मांग पर फैसला। ग्रामीण बोले, एआईएम्स के डॉक्टर सैंपल ले। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क और फर्स्ट ए फाइटर जेट। 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी। और वहीं मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद। 34 ट्रेनें, 250 फ्लैट्स प्रभावित। मोनो रेल से 800 यात्रियों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंबा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप का झटका सुबह 3:27 पर हुआ और भूकंप की तीव्रता 3.3 स्केल मापी जा रही है। सुबह 4:39 पर दूसरी बार धरती हिली। 4.0 तीव्रता दूसरा भूकंप आया और भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है हिमाचल प्रदेश में। चंबा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं आपको खबर। पहला भूकंप का झटका सुबह 3:27 पर और भूकंप की तीव्रता 3.3 स्केल मापी गई है।
और दिल्ली से खबर बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला है और आप नेता आतिशी ने सीएम पर हमले को लेकर के पोस्ट किया है। तो आतिशी ने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय, असहमति और विरोध की अपनी जगह होती है लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। आतिशी ने कहा, दिल्ली पुलिस और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित होंगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई। जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमले की कोशिश की गई। रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, खबर बता रहे हैं दिल्ली से। जन सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि हमले की कोशिश, और पूर्व सीएम आतिशी ने निंदा की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। और दिल्ली से बता रहे हैं आपको खबर, दिल्ली से इस वक्त की बताने जा रहे हैं आपको खबर, दिल्ली से खबर आपको बताने जा रहे हैं। और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर। सबसे पहले लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। जेपीएनआईसी के संचालन के लिए बनी सोसाइटी को भंग किया गया है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये कार्रवाई देखी जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस सोसाइटी में 8 सदस्य थे और अब चूंकि बताया जा रहा है कि भंग किया गया है। अब 10 सदस्यों वाली नई सोसाइटी के गठन की तैयारी तेज कर दी गई है। जेपीएनआईसी की पुरानी सोसाइटी को भंग किया गया है और डिप्टी रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज के लिए सोसाइटी जो कि भंग की गई है, जो बनाई गई थी। लखनऊ से खबर, जेपीएनआईसी की पुरानी सोसाइटी को भंग किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज के लिए बनी सोसाइटी को भंग कर दिया गया है। इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने एलडीए को औपचारिक तरीके से जानकारी दी है।
और दिल्ली से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको दिल्ली से। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है और हमले पर पूर्व सीएम आतिशी ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली पुलिस पर जरूर कार्रवाई करेगी। 35 वर्षीय शख्स ने थप्पड़ मारा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को दबोचा है, तो बड़ी खबर इस वक्त को की बता रहे हैं आपको। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। भिवानी से खबर बताने जा रहे हैं। सीबीआई करेगी मनीषा मौत मामले की जांच। सीएम नायब सैनी ने सीबीआई को केस सौंपने की घोषणा की। प्रदेश सरकार कर रही पारदर्शिता के साथ कार्य, मुख्यमंत्री का कहना है। परिवार की मांग पर सीबीआई जांच कराकर न्याय दिलाने का भी भरोसा जताया है नायब सिंह सैनी ने। भिवानी से, हरियाणा के भिवानी से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। मनीषा कांड पर अब सीबीआई जांच होगी। और साहिबगंज से खबर, जहां जिले के राजमहल प्रखंड से सामने आया है एक चौंकाने वाला मामला, जहां एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुमरी में पढ़ाई से ज़्यादा चर्चा भ्रष्टाचार की हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल का प्रभारी शिक्षक न सिर्फ सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी कर रहा है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और सेहत से भी खिलवाड़ कर रहा है। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी और योजना में मिलने वाला चावल खुलेआम बेचा जाता है। सरकार के नियम के बावजूद बच्चों को महीने में मुश्किल से एक दिन अंडा मिलता है, जबकि योजना के अनुसार हर महीने अंडा मिलना चाहिए। सब्जी और दाल की मात्रा में भी कटौती की जाती है। विद्यालय की शौचालय गंदगी के कारण महीनों से बंद पड़ा है। बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर। पढ़ाई का हाल यह है कि ग्रामीण जो प्रभारी हैं, शिक्षक हैं, अक्सर स्कूल छोड़कर के घर में रहा करते हैं, क्योंकि स्कूल के पास शिक्षक का घर है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से वे इस अनियमितता का विरोध करते हैं तो शिक्षक उन्हें गाली गलौज और धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और उपायुक्त को देकर करवाई और मांग की। तो वहीं प्रखंड शिक्षा विभाग ने बीपीओ ने कहा है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो विधि सम्मत
कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आवेदन से एक सप्ताह बीत जाने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मानो कि शिक्षक को संरक्षण दे रखा हो, तो वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल में ताला लगा दिया जाएगा। चावल सरकार अभी अप्रूवल दे नहीं पा रहा है। जय कुमार खंडा। आपका डुमरी विद्यालय से जो है चावल मास्टर के द्वारा चोरी करके बेचने का आरोप है, क्या है? हाँ, बीते दिन स्कूल लगे हुए थे, उसके अलावा मतलब गांव के लोगों के द्वारा पता चला है कि मास्टर स्कूल से निकाल के 6 बोरा चावल बेच दिया गया है। ये गांव का ही आदमी है जो कि चावल लेके गया है। इसीलिए जिला अधिकारी मांग करता हूं कि मास्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इस मास्टर को। आज हमको पता चला है कि शिक्षक मतलब किसे चावल बेचता है। कब से बेचता है और किनको दिया है अब तक? यहाँ गांव का ग्रामीण है और ऊपर कन्या स्थान का आदमी है, नाम तो उतना नहीं पता है, लेकिन 3 आदमी का पता चला है कि 3 आदमी को चावल दिए। कुल कितना चावल बेचा होगा अब तक? पहले का पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं कि 6 बोरा। जो भी वहाँ पे स्थलीय जांच होगा, चाहे वो चावल बेचने से संबंधित हो या संजीविका को हटा दिया गया हो या विद्यालय में अच्छे से पठन पाठन नहीं कर रहा हो या अन्य कोई मामला जो प्रकाश में आएगा, तो मैं उसको पुनः जाकर उस पर जाँच करूँगा और जो उचित होगा और उसमें ग्रामीण का भी उसमें मंतव्य लगाया जाएगा। ग्रामीण है वहाँ पे स्थानीय पदाधिकार हैं, वहाँ पे बच्चे के माता पिता हैं, उनका भी वहाँ पे मंतव्य लगाया जाएगा। उनसे भी विद्यालय के बारे में, कैसे विद्यालय का वातावरण है, कैसा वहाँ पढ़ाई का साधन है, कैसे बच्चे पठन पाठन कर रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम सब कैसे संचालित हो रहा है, मध्याह्न भोजन कैसे बन रहा है, मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सभी बच्चे को, इस सब के बारे में जो भी है विशेष वहाँ जाके वहाँ जानकारी ली जाएगी और प्रभारी से भी बिंदुवार पूछताछ की जाएगी। अगर सही में वो दोषी पाए जाते हैं तो जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई करके फिर सूचना दी जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उन्नाव से आ रही है इस बीच खबर बता देते हैं आपको। उन्नाव के बांगरमऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 3 की जलकर मौत बताई जा रही है और एक गंभीर रूप से घायल है। हरदोई उन्नाव मार्ग पर मरी कंपनी मोड़ पर यह बड़ा हादसा, डीसीएम और डंपर की जोरदार टक्कर हुई है और ये इस टक्कर से भीषण आग लगी है, जिसकी जद में आए हैं लोग और चालक महिपाल, पवन और सुमित की जलकर मौत हो चुकी है। तो 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। परिचालक सोनू खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागा, हालत नाजुक फिलहाल बताई जा रही है। हादसे में केमिकल लदा डीसीएम बना आग का गोला। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, शव पहचान होने में भी मुश्किल है। 2 वाहन आपस में टकराए जिससे कि भीषण आग लग गई। और सीधा चलते हैं संसद भवन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के जो एनडीए के दावेदार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको देखा जा रहा है। तो 4 प्रस्तावक
वो धरती पकड़नी है। हमेशा हमेशा देखी जा सकती है। लोकसभा फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए मगर नहीं तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने बीबीए की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ वो टेबल टेनिस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। कॉलेज स्तर पर वो चैंपियन रहे हैं। उनका संबंध फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और संघ के ही मार्गदर्शन में जनसंघ से उनका नाता जुड़ा। इस समय जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए नामांकन की इस प्रक्रिया के समय सीपी राधाकृष्णन जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के भी सदस्य और मंत्रीगण उपस्थित हैं इस अवसर पर। इससे पहले कल एक बहुत ही विशिष्ट बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी और अभिवादन किया था, स्वागत किया था सीपी राधाकृष्णन जी का। उस विशेष बैठक में एनडीए घटक के सभी राजनेता, सांसद, मंत्रीगण उपस्थित थे और आज जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के, तो उस समय भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ एनडीए घटक के भी मंत्रीगण, सांसद इस अवसर पर उपस्थित हैं। बीस अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में जन्म लेने वाले सीपी राधाकृष्णन, उनका एक लंबा अनुभव है 4 दशक से ज्यादा का। 4 दशक से ज्यादा के अपने इस राजनीतिक करियर में वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर 1974 की बात है जब वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। बात है वर्ष 2004 की, जब उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और इस समय देश के उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और दाईं तरफ संभवतः सीपी राधाकृष्णन जी के चिराग पासवान जी हैं
ये आप देख सकते हैं, दस्तावेज देखे जा रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की। और नितिन गडकरी जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आए होंगे अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ। आपको एक बार फिर से बता दें कि 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में जन्म हुआ था सीपी राधाकृष्णन जी का। बीबीए की डिग्री उन्होंने हासिल की। खेलों में विशेष रुचि है। 40 वर्ष से ज़्यादा का समय राजनीति में वो पूरा कर चुके हैं। इस दौरान अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल रहे, उपराज्यपाल रहे और 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, जिसका जिक्र आज तक किया जाता है। चर्चित था उनका वो संबोधन। एक कह सकते हैं बहुत सदी हुई 4 दशक से ज्यादा लंबी राजनीतिक पारी, और अपनी राजनीतिक पारी के इस पड़ाव में वो आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। कह सकते हैं एनडीए सरकार का पूरा मंत्रिमंडल इस समय उपस्थित है इस विशेष अवसर पर। आप जैसे कि अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। प्रक्रिया चलती हुई नामांकन पत्र दाखिल करने की। अगर इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करें, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है और इसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी आप देख सकते हैं हस्ताक्षर करते हुए। जो प्रक्रिया है नामांकन पत्र भरने की, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए, और इस प्रक्रिया की सीधी तस्वीरें आप केवल संसद टीवी पर देख रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर लिया है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और तमाम कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है सीपी राधाकृष्णन ने। चूंकि तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और तमाम वो कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे और जेपी नड्डा की मौजूदगी में देखा जा सकता है नामांकन दाखिल कर लिया है एनडीए की ओर से। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर लिया है और नामांकन में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के साथ ही समस्त कैबिनेट मंत्री देखे जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया है। मनोहर लाल भी मौजूद रहे, हरियाणा के पूर्व सीएम भी रहे हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अब चूंकि नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है
और इसी पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एनडीए के ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर लिया है और तमाम कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया है। देखिए तन्वी, बता दें कि भाजपा के अगुवाई वंदना बोल रही हूँ अखिलेश। राधाकृष्णन ने अपना नामांकन उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल कर दिया है और जब वो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए संसद भवन के अंदर राज्यसभा सचिवालय पहुंचे तो उस समय राधाकृष्णन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उसके साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय स्वास्थ्य, इसके साथ ही साथ एनडीए के तमाम वरिष्ठ शामिल थे, एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल थे। उनकी सभी के एक साथ जाकर प्रधानमंत्री ने खुद उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर राधाकृष्णन का नामांकन दाखिल कराया। फिलहाल अगर शब्दों के जादुई आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए की फिलहाल जीत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के तौर पर जीत को पक्का माना जा रहा है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के से भारत के ही कैंडिडेट के तौर पर रेड्डी को उतारा गया है तो कहा जा सकता है कि अब दक्षिण बनाम दक्षिण का चुनाव होगा। तो फिलहाल अब नामांकन के आखिरी तारीख कल है। एनडीए के तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कल उम्मीद की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल आज के नामांकन की तरफ से जब प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के कैंडिडेट के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे तो कॉन्फिडेंस देखने को लग रहा था कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलक रहा था। एनडीए के पद के उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए राधाकृष्णन जो अपना नामांकन दाखिल किया है उनके पास जादुई आंकड़ा पूरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 31 सांसदों को आंकड़ा अधिक है। वो यानी अगर वोटिंग भी होती है तो उस लिहाज से 31 सांसद एनडीए के पास ज्यादा है। हालांकि 48 सांसद ऐसे हैं न जो इंडिया गठबंधन के पास हैं ना तो वो एनडीए गठबंधन के पास हैं। अगर ये 48 सांसद इधर से उधर जाते हैं तो कह सकते हैं कि जो ज्यादा आंकड़ा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जीतने के लिए है वो कहीं भी बदल सकता है। फिलहाल जो अब कहा जा सकता है कि एनडीए और उसके तमाम नेता और उसके तमाम पदाधिकारी और सांसद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट राधाकृष्णन भारी बहुमत से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेंगे, जैसे कि पिछला उपराष्ट्रपति का चुनाव धड़कन ने जीता था। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे तो उस दौरान किसको कितने वोट मिलते हैं और जीत का जो जादुई आंकड़ा है वो किसके पक्ष में रहता है। तन्वी। अखिलेश, खास तौर पर अगर बात करें बीते उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के, जैसे कि आपने जगदीप धनखड़ का नाम लिया, जिक्र किया, लेकिन इस बार की जो तस्वीर है वो बेहद अलग देखी जा रही है। इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि ये उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि प्रतिष्ठा का दांव लग रहा है इस बार, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही जो उम्मीदवार हैं दक्षिण के हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इस बार है कि दक्षिण बनाम दक्षिण में चुनाव बनाने में भी कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन कामयाब रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दक्षिण में उसके जो पांव वो पसारने में लगी है उनको पांव पसारने में और मजबूती मिले, इसलिए दक्षिण के चेहरे को उतारा गया और दक्षिण के कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति पद के लिए लाया गया और उनका आज नामांकन दाखिल कराया गया। तो इसी का जवाब देने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने भी दक्षिण भारत के ही कैंडिडेट को उतारा है। अब कह सकते हैं वी सुधाकर रेड्डी को मैदान में लाकर कांग्रेस ने जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होना है उसको बेहद कह सकते हैं आप रचीला बना दिया है। और इस चुनाव की अब चर्चा हर जगह होने लगी है कि दक्षिण बनाम दक्षिण जब चुनाव होगा तो ये कहा जा सकता है कि दक्षिण के तमाम ऐसे निर्दलीय सांसद हैं, ना तो वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं ना तो एनडीए गठबंधन के साथ हैं। अगर क्रॉस वोटिंग होती है और दक्षिण बनाम दक्षिण के नाम पर अगर
एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के सांसदों में अगर क्रॉस वोटिंग होती है, चुनाव का नतीजा कहीं भी हो सकता है, किसी तरफ भी पलट सकता है। इसलिए इस बार का जो रोचक मुकाबला उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है वो बेहद रोचक मुकाबला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चुनावी आंकड़ा इस तरह से बैठ रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं। एनडीए के अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 31 सांसद उनके पास अधिक, यानी 31 वोटों से वो जीत सकते हैं, लेकिन 48 सांसद ऐसे हैं जो ना तो इनके साथ हैं ना तो उनके साथ हैं। वो किधर जाते हैं, किसको वोटिंग करते हैं, किधर पलटी मारते हैं, तो चुनावी आंकड़ा उधर ही फिट बैठेगा और कैंडिडेट वही जीतता नजर आएगा। फिलहाल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार से आने वाले सांसद राजीव प्रताप रूडी मैदान में थे, और जबकि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा गया था। उसमें अमित शाह के करीबी जाने वाले संजीव बालियान को उतारा गया था और बाकायदा उस चुनाव में वोटिंग हुई थी। बढ़ चढ़ के हिस्सा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोटिंग की। यानी कह सकते हैं कि विपक्षी सारे नेताओं ने राजीव प्रताप सिंह रूडी के पक्ष में समर्थन किया और अमित शाह का समर्थित कैंडिडेट संजीव बालियान हार गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में भाजपा का सांसद विपक्ष के सांसदों के समर्थन से राजीव प्रताप सिंह रूडी जीत गए थे। तो अब इसलिए बहुत ही रोचक मुकाबले के तैयार है कि वो कह रहा है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में अमित शाह के कैंडिडेट को चुनौती देते हुए हराया गया, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना दिखाई दे कि यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग हो। क्रॉस वोटिंग के जरिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट एनडीए आया है और वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के मुकाबले कहीं हार जाए। फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल कहा जा सकता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। जो क्रॉस वोटिंग होगी तो उस समय कहा जा सकता है कि चुनाव की जीत का हार का आंकड़ा कहीं भी पलट सकता है और कोई भी जीत सकता है। फिलहाल क्रॉस वोटिंग के जरिए कोई भी किसी भी पाले में जो मत है वो जा सकते हैं। फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एनडीए बनाम इंडिया देखा जा रहा है, तो एनडीए का जो प्रत्याशी है, गठबंधन का जो उम्मीदवार है, उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन ने अपना एक उम्मीदवार घोषित किया दक्षिण से ही। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से लोहे को लोहा काटता है, तो यही सोच करके इंडिया गठबंधन ने भी दक्षिण उम्मीदवार को दक्षिण उम्मीदवार से ही सामने लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, बिल्कुल सकता है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जो कैंडिडेट बाद उतारा गया, गठबंधन के तरफ से पहले उतारा गया था। जब एनडीए के तरफ से दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले तमिलनाडु राज्य से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, उनको मैदान में उतारा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के तरफ से और उसके साथ तमाम इंडिया गठबंधन शामिल घटक दलों की तरफ से कहा गया था कि इस बार उपराष्ट्रपति पद का जो कैंडिडेट भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने उतारा है, उसकी टक्कर देने के लिए उसको दक्षिण भारत के ही बैटफील्ड में हराया जाए। यानी दक्षिण भारत से जब लाया गया कैंडिडेट को दक्षिण भारत के ही कैंडिडेट से टक्कर दिलाई जाए, ताकि मुकाबला बेहद रोचक बनाया जा सके और जो वोटों का आंकड़ा है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए जीतता नजर 31 वोटों से भले ही आ रहा है, लेकिन अगर इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना पैदा करी जाए और क्रॉस वोटिंग की संभावना पैदा होती है तो क्रॉस वोटिंग हो भी सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उम्मीद है कि विपक्षी सांसदों को, विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कि उनका कैंडिडेट जीत सकता है। इसलिए दक्षिण बनाम दक्षिण का हुआ गया कि दक्षिण भारत के एनडीए के कैंडिडेट को दक्षिण भारत के ही इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के मुकाबले में लाया गया और यह मुकाबला बेहद रोचक और इसे शानदार कहा जा सकता है कि दोनों गठबंधन दावा कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीतेगा। फिलहाल ये देखना होगा कि इंडिया बनाम एनडीए और दक्षिण भारत बनाम दक्षिण में किसका मुकाबला हावी होता है, किसके वोटों की संख्या ज्यादा होती है, कौन चुनावी आंकड़ों को पहुंच पाता है और उसका जीत का सेहरा उसके सिर बनता है। बिल्कुल अखिलेश, देखने वाली बात होगी। फिलहाल भविष्य के घर में छिपा हुआ है कि आने वाला उपराष्ट्रपति किस दल की ओर से होगा, किस गठबंधन की ओर से होगा। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर। मेट्रो डिपो के लिए जमीन देगा एलडीए और मेट्रो को बसंत कुंज में डिपो के लिए जमीन देगा एलडीए और मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर का डिपो बसंत कुंज एलडीए इसके लिए यूपी मेट्रो जमीन देने को भी तैयार है। जमीन की पैमाइश और सर्वे जल्द ही पूरा होगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 अगस्त को एलडीए को पत्र लिखा। मेट्रो ने जमीन उपलब्ध कराने के लिए 13 अगस्त को पत्र लिखा था। और दिल्ली से खबर। सीएम रेखा गुप्ता के साथ हुई धक्का मुक्की, सिर पर आई हल्की चोट और डॉक्टर ने जांच की हालत स्थिर बताई जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने घटना की निंदा की। सीएम एक मजबूत महिला है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है। जांच जारी है। सीएम एक मजबूत महिला है, ऐसा कहा है सचदेवा ने और पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया। जांच फिलहाल की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता के साथ धक्का मुक्की हुई तो सिर पर हल्की चोटें भी आई हैं। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली से है खबर। सीएम रेखा गुप्ता के साथ धक्का मुक्की हुई है और इसी के साथ ही साथ सिर पर हल्की चोटें भी आई हैं। और सूरजपुर से है खबर। सीएम साय का आज सूरजपुर दौरा। मुख्यमंत्री साय दोपहर
बताया जा रहा है 1:15 बजे के करीब पहुंचेंगे सूरजपुर, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और सूरजपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन है। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे 37 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम करेंगे 37 कार्यों का लोकार्पण, 55 कार्यों का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री साय आज जिले को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव समेत भाजपा के कद्दावर नेता भी शामिल रहेंगे। खबर ललितपुर से, जहां कोतवाली तालबेहट में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल ललितपुर के एसडीएम अवैध खनन को लेकर जांच कर रहे थे और इस दौरान बालू भरकर ला रहे ट्रैक्टर चालक ने उन्हें देखकर ट्रैक्टर भगा लिया और सबूत मिटाने की कोशिश की और मिटाने को लेकर के बालू को सड़क पर फैला दिया, जिसके बाद भी एसडीएम ने उससे जांच के शिकंजे में लेते हुए उस पर कार्रवाई की है। और खबर लखनऊ से, जहां चिन्हट थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें से एक युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के बाद युवती के साथ मारपीट की और उसके घर से 25,000 रुपए चुरा लिए। ये मामला बाराबंकी जिले के असंधरा निवासी फुरकान से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और प्रयागराज की एक छात्रा ने 2023 में बीबीडी कॉलेज के होटल मैनेजमेंट विभाग में एडमिशन लिया था और 2024 में पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खाने पीने की दुकान खोल ली। वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने खुद को राज बताया। दिवाली के समय यह युवक छात्रा को इमामबाड़ा ले गया और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। कुछ समय बाद छात्रा को यह पता चला कि राज का असली नाम मोहम्मद फुरकान है। इस पर उसने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। फुरकान ने लगातार बातचीत करने का दबाव बनाया और जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो वह उसके घर पहुंच गया। फुरकान ने छात्रा के साथ मारपीट की और 25,000 रुपए चुराकर फरार हो गया। चिन्हट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे फुरकान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।